यह कहानी किसी सुपर हीरोज़ की नहीं है। यह कहानी उन हीरोज़ की है जो बिना नाम बिना पहचान देश के लिए मिट गए। 120 बहादुर हमारी भारतीय सेना के उस साहस का नाम है जिसने इतिहास को झुकने नहीं दिया। और अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ दिल से छूती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि इन वीरों की कुर्बानी सिर्फ याद नहीं सम्मान मांगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि यह 1962 की कहानी है, जब चाइना ने इंडिया पर धोखे से अक्टूबर में अटैक कर दिया था और फिर धीरे धीरे लद्दाख के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करते हुए आ रहे थे। चाइना को पता था कि अगर लद्दाख का एयरबेस वाला एरिया उनके कब्जे में आ गया तो जम्मू पर कब्जा करना आसान होगा। और यहीं से 120 बहादुरों की कहानी शुरू होती है। 18 नवंबर का दिन था। एक सोल्जर भागते हुआ आ रहा है। वो कोई ज़रूरी मैसेज देने के लिए बहुत दूर से आया है। सोल्जर उतना घायल नहीं है जितना बर्फ के तूफान में दौड़ते हुए थक चुका है। उसके बाद फिर वह बीच रास्ते में ही गिर जाता है बेहोश होकर। कुछ समय बाद इंडियन आर्मी को रामचंद्र मिल जाता है और वे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रामचंद्र से कर्नल मिलने आता है और उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगता है, पर रामचंद्र अभी सदमे में है। वहाँ अकेले बोले जा रहा था कि वो अपने मेजर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो उस मुसीबत में मेजर के साथ रहेगा। रामचंद्र कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, तो डॉक्टर उसे सुला देते हैं ताकि आराम मिले। उसके बाद अगले सीन में रामचंद्र का पास्ट दिखाया जाता है। रामचंद्र 3 दिन पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर से फील्ड पर आया था। रामचंद्र का काम चार्ली कंपनी में रेडियो कमांडर का था। रामचंद्र को फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पहली बार इतनी ऊंचाई पर आया है, तो बाकी सोल्जर्स के जैसे फिट बिल्कुल भी नहीं था। रामचंद्र अपने लिए जैकेट मांगने लगता है, पर इसको जैकेट नहीं मिलती क्योंकि स्टाफ के पास थी ही नहीं। रामचंद्र को बस एक गोली दी जाती है, जबकि यहाँ अभी बीमार भी नहीं है। फिर रामचंद्र अपनी चार्ली कंपनी के बारे में पूछने लगता है, तो इसको जवाब मिलता है कि जहाँ पर कंपनी कम और मेला ज़्यादा लगे वही है चार्ली कंपनी। और चार्ली कंपनी के सोल्जर्स बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं हैं। फिर ब्रिगेडियर चुसुल आते हैं और कर्नल से आगे का प्लान पूछते हैं, क्योंकि चाइना यहीं पर अटैक करने वाला है और यहाँ एयरबेस बचाना बहुत ज़रूरी है। कर्नल बताता है कि चाइना आर्मी जिस रास्ते से आ सकती है उधर चार्ली कंपनी टॉप पर है, वही चाइना के मूवमेंट पर नज़र रख रही है। ब्रिगेडियर को इस कंपनी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वहाँ तो प्लेन में लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, उन्हें हाइट पर लड़ना बिल्कुल मुश्किल होगा। पर चार्ली कंपनी के लिए वो जगह खुद उन्हीं के मेजर शैतान ने चुनी थी। ब्रिगेडियर शैतान के बारे में पूछने लगता है, पर शैतान तो अभी फील्ड में दुश्मनों को चेक करने गया है। शैतान ब्रिगेडियर को इंतजार करा सकता है, पर दुश्मन इनका इंतजार नहीं करेंगे। तब मेजर शैतान को दिखाया जाता है। शैतान को पता था कि आगे दुश्मन सेना का स्नाइपर छुपा हुआ है, फिर भी शैतान उसकी रेंज में खुद आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि शैतान को पता था कि हवा इनकी साइड है, चाइना का स्नाइपर शूट नहीं कर पाएगा। बस इस कॉन्फिडेंस में शैतान स्नाइपर की रेंज में जाकर खड़ा हो गया ताकि वह शूट करे और मौका मिलते ही शैतान का सोल्जर स्नाइपर को डाउन कर दे। शैतान का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, ऐसे बहुत से कारनामे शैतान कर चुका है। अभी शैतान का प्लान काम कर गया और दुश्मन स्नाइपर मारा गया। फिर रामचंद्र चार्ली कंपनी में आ गया। चार्ली कंपनी में लगभग सभी सोल्जर एक ही जगह से आते हैं, तो सभी काफ़ी क्लोज हैं और मजाक मस्ती में एक दूसरे के साथ कुश्ती भी करने लगते हैं और एक दूसरों को मारते भी हैं, पर कोई बुरा नहीं मानता। ऐसा ही एक सोल्जर रामलाल दूसरे का चॉकलेट खा लिया। बस इतनी सी बात पर बच्चों जैसे लड़ाई शुरू हो गई। रामचंद्र इन्हें छुड़ाने का ट्राई करता है तो इसी को चोट लग जाती है। तभी मेजर शैतान आता है और अपनी कंपनी को डिसिप्लिन और उसके साहस के बारे में बताता है। इनकी कंपनी कोई नॉर्मल लोगों की नहीं है। यहाँ अहीर है जिनकी पास में पूरी रेजिमेंट हुआ करती थी, पर अब बस एक बटालियन रह गई है, क्योंकि इनमें साहस तो होता है पर डिसिप्लिन नहीं होता और जंग सिर्फ साहस से नहीं जीती जाती।
अगर इन लोगों में सैनिक जैसा अनुशासन नहीं है तो यहाँ लोग सैनिक कहलाने के भी लायक नहीं हैं। इतना कहने के बाद पूरी चार्ली कंपनी मेजर से सहमत हो जाती है और शायद अब आपस में लड़ना बंद कर दें। फिर मेजर रामचंद्र को अपने साथ ले गया और उसको बताया कि इनका पुराना रेडियो ऑपरेटर शहीद हो चुका है, इसीलिए रामचंद्र यहाँ आया है। इसे अपने काम को सावधानी से करना होगा। और फिर मेजर ब्रिगेडियर से मिलने जाता है। शैतान को लोकल से पता चला कि 2 दिन में तूफान आने वाला है, इसीलिए वो लोग ऊंचाइयों से नीचे आ रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी। फिर भी मेजर को लोकल्स के अनुभव पर भरोसा है। मेजर को लगता है कि चाइना तूफान से डरेगा नहीं, बल्कि उसी का फायदा उठाकर इन पर रिजांगला से अटैक करेगा। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन चाहिए और साथ ही और ज़्यादा ट्रूप्स और वेपन्स भी। पर कर्नल और ब्रिगेडियर अभी मेजर को और ट्रूप्स नहीं दे सकते। पर वे मौसम अगर साफ रहा तो इन तक वेपन्स का सपोर्ट पहुंचा देंगे। मेजर को रिजांगला जाने की परमिशन मिल गई। रात में सभी सोल्जर्स अपने अपने प्यार और परिवार को याद कर रहे थे। इनको कोई आइडिया नहीं है कि जल्द ही क्या होने वाला है। ना ही किसी को वार के एंड होने का पता है। वॉर कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। मेजर शैतान भी अपनी वाइफ सुगंध को मिस करने लगता है और अपनी शादी की यादों को याद करता है। सुगंध को शादी के समय से पता था कि शैतान का सपना आर्मी में जाने का है और सुगंध को तभी भी शैतान पर गर्व था और आज भी है। सुगंध मेजर को खुशी खुशी सर ऊंचा करके ड्यूटी पर भेजती है और वादा की थी कि अगर कल को शैतान को कुछ हो जाता है तब भी हमेशा गर्व महसूस करेगी कि वह सच्चे देशभक्ति की वाइफ है। ऐसी ही कुछ उम्मीदों और परिवारों की मीठी यादों के साथ नेक्स्ट डे आ जाता है। उधर चाइना में चेयरमैन माऊ का ऑर्डर आता है कि इन्हें अगले 3 दिनों में ही चुशुल एयरबेस पर कब्जा करना है, क्योंकि चाइना पर दूसरे देशों का वार रोकने का दबाव बढ़ चुका है। जल्द ही सीज फायर का ऑर्डर आएगा और तब जो सोल्जर्स जमीन पर खड़े होंगे वही उनकी होगी। इसीलिए चेयरमैन माओ 3 दिनों से ही लद्दाख के एयरबेस पर कब्जा करने का ऑर्डर आर्मी को दे देता है। चाइना लगातार लद्दाख के इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा था और गांव में मिलने वाले सैनिकों को होस्टेज बनाकर उन्हें मार दिया करता था। इधर मेजर शैतान अपनी कंपनी के साथ रिजांगला आने लगता है। रिजांगला 17,000 फीट पर है। अब जाकर रामचंद्र को समझ आया कि वहाँ गोली बीमार पड़ने पर लेने के लिए ही नहीं थी, पर वो तो हाइट पर बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थी। राम सिंह ने मेडिसिन ली ही नहीं थी। इसको उसी रास्ते में उल्टी हो गई, पर बाकी की टीम आगे बढ़ती रही। मेजर फिर वहाँ के चाइना और इंडियन बॉर्डर के पास वाले गांव में गया ताकि वहाँ के लोगों को हालत शांत होने तक नीचे जाने को बोल पाए और उनकी सेफ्टी का ध्यान रख पाए। पर यहाँ लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। मेजर गांव वालों की बहुत हेल्प करता है, सभी इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर मेजर ने अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और अलग अलग पोजीशन दे दी ताकि वहाँ एक ही समय पर ज़्यादा स्पेस को कवर कर पाए। मेजर अपनी कंपनी के साथ बिल्कुल फ्रैंक है। वह कभी उनको गाने सुनाता है तो कभी स्टोरी। मेजर के लिए बाकी सोल्जर्स इसकी फैमिली के जैसे हैं। फिर मेजर को कर्नल और ब्रिगेडियर से जानकारी मिलती है कि चाइना ने 4 पोस्ट पर और कब्जा कर लिया है। बॉर्डर पर भारी ट्रूप्स की हलचल भी देखी गई है, पर इसके बाद इनका कांटेक्ट टूट जाता है। अब यहाँ लोग बॉर्डर पर नज़र नहीं रख सकते। तब मेजर अपनी खुद की एक लिसनिंग पोस्ट बनाता है जो चीनी सोल्जर्स के आने की न्यूज़ इन्हें देगी। और वो रास्ता बहुत ही छोटा था, पर मेजर को विश्वास है कि दुश्मन यहीं से हमला करेंगे। कहानी के अगले भाग में हमें दिखाया जाता है कि मेजर लिसनिंग पोस्ट बनाने के बाद खुद दूसरे रास्तों पर नज़र रखने गया। तभी दूर एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका गांव में हुआ था। तभी मेजर अपने साथ 3 सोल्जर्स को लेकर गांव की तरफ भागता है और वह देखता है कि सारे गांव वाले मारे जा चुके हैं। दुश्मन सेना ने उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा था। अभी भी कुछ दुश्मन सैनिक वहीं मौजूद थे। मेजर अकेले उन सभी को ढूंढकर खत्म कर देता है। तभी मेजर को चाइना की पूरी आर्मी आगे बढ़ती दिखाई देती है। वो लोग करीब 3,000 सैनिक थे, भारी हथियारों के साथ।
मेजर तुरंत कर्नल को इस मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है, पर ब्रिगेडियर को आगे के एक्शन के लिए हेडक्वार्टर से बात करनी होती है। तब तक शैतान को बिना किसी एक्शन के सिर्फ पोस्ट संभालने को कहा जाता है, पर दुश्मन 3000 हैं, वो कभी भी इनकी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और मेजर इतनी बड़ी फोर्स को ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्रिगेडियर मेजर को वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि हेडक्वार्टर की परमिशन के बिना ना तो वेपन्स भेजे जा सकते थे और ना ही अतिरिक्त फोर्स। फिर भी मेजर यहीं रुकने का फैसला करता है। मेजर बिना लड़े हार मानकर वापस नहीं जाना चाहता था। यहाँ मेजर के साथ सिर्फ लगभग 120 सोल्जर्स ही हैं और सामने दुश्मन की पूरी फौज। यहाँ एक सुसाइड मिशन जैसा था। मेजर अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकता था, पर अपनी कंपनी के बाकी सोल्जर्स का नहीं। इसीलिए मेजर्स पूरी सिचुएशन सभी सोल्जर्स को साफ साफ बता देता है और साथ ही वहाँ यह भी बताता है कि वह यह पोस्ट छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पोस्ट गंवा दी तो चाइना के लिए जम्मू कश्मीर तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। फिर मेजर सभी से कहता है कि यह यूनिफॉर्म सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि बलिदान भी मांगती है और आज वह दिन आ चुका है। फिर भी अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वह जा सकता है, मेजर किसी को जज नहीं करेगा। लेकिन मेजर की इन बातों को सुनकर सभी 120 बहादुर वहीं रुककर लड़ने का फैसला करते हैं, अपनी आखिरी गोली और आखिरी खून की बूंद तक। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद रामचंद्र को होश आता है। आज 21 नवंबर है। वॉर सीज फायर की वजह से खत्म हो चुकी है और अब रामचंद्र पूरे होश में है। रामचंद्र जल्दी कर्नल को बुलाता है और 17 नवंबर की रात क्या हुआ था सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। लेकिन अगर रामचंद्र की कोई भी बात झूठी निकली तो उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। इसीलिए रामचंद्र को अपनी कहानी का सबूत भी देना होगा। फिर रामचंद्र बताता है कि उस रात सभी सोल्जर्स दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे और आधी रात तक तापमान -24 डिग्री से भी नीचे चला गया था और ठंडी हवा सीधे शरीर को चीर रही थी। तभी इनकी साइड से कुछ हलचल दिखाई देती है। दुश्मनों ने भेड़ों के गले में टॉर्च बांधकर उन्हें छोड़ दिया था ताकि इंडियन सोल्जर उन पर अटैक करें और दुश्मनों को हमारे सोल्जर्स की लोकेशन और नंबर्स का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन लिसनिंग पोस्ट पर तैनात एक सोल्जर जानवरों की स्मेल पहचान लेता है और कोई भी फायर नहीं करता। कुछ देर बाद उसी रास्ते से 15 से 20 दुश्मन सैनिक भी आ जाते हैं, जबकि उस लिसनिंग पोस्ट पर सिर्फ 2 ही सोल्जर्स मौजूद थे। तब मेजर कुछ सोल्जर्स के साथ कवर देने वहां पहुंचता है और यहीं से असली जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से भारी फायरिंग होने लगती है। हमारे सोल्जर्स ऊंचाई पे थे, पर दुश्मन के पास भारी मशीन गन्स थी, जिसकी वजह से उन्हें एडवांटेज मिल रहा था। एक ही भारी फायरिंग में लिसनिंग पोस्ट पूरी तरह तबाह हो जाती है और इसी फायरिंग में एक सोल्जर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वहाँ बाकी सोल्जर्स को वहाँ से हटने को कहता है ताकि वहाँ अकेला दुश्मनों को अपने साथ ग्रेनेड से उड़ा सके। मेजर उसे परमिशन दे देता है और खुद भी एक बड़ी चट्टान को ग्रेनेड से उड़ा देता है। मेजर के पास भारी हथियार नहीं थे, लेकिन उसने पहाड़ को ही अपना हथियार बना लिया था। कई दुश्मन सैनिक पत्थरों के नीचे दबकर मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बस शुरुआत थी। जल्द ही दुश्मन पूरी ताकत के साथ अटैक करने वाला था। वहीं कहानी के अगले पड़ाव में हमें बताया जाता है कि दुश्मनों की भारी शेलिंग के कारण हमारा एक सोल्जर शहीद हो जाता है और उसके कारण सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं दुश्मन सेना के पास इनसे और कहीं गुना बेहतर हथियार भी थे, खाना भी अच्छा था। हर मामले में वो इंडियन सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे। ऊपर से 2 घंटों में भयानक बर्फीला तूफान आने वाला था और दुश्मन ठीक उसी वक्त अटैक करने वाला था। इन 2 घंटों में सभी सोल्जर्स एक बार फिर अपनी फैमिलीज को याद करते हैं। शैतान अपने बेटे को याद करता है जो दिवाली पर इसका इंतजार कर रहा होता है। मेजर कहता है बॉर्डर पर हम कुर्बानी देते हैं और घर पर हमारी फैमिलीज कुर्बानी देती हैं। यही सब सोचते हुए 2 घंटे गुजर जाते हैं और बर्फ़ का तूफान शुरू हो जाता है। अब रेडियो काम भी नहीं कर रहा था। ना तो आगे से कोई मदद मांगी जा सकती थी और ना ही अपनी सिचुएशन बताई जा सकती थी। इन लोगों के पास 3000 गोलियां भी नहीं थी कि सभी दुश्मनों को मार सके। इसीलिए मेजर गोलियों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने को कहता है।
कुछ देर बाद दुश्मन सेना आगे बढ़ने लगती है। मेजर पहले ही अपने 120 बहादुरों को 3 पलटन में डिवाइड कर चुका था। पहली पलटन दुश्मन को रोकने में कामयाब होती है क्योंकि हमारे सोल्जर्स ऊंचाई पर थे, लेकिन दुश्मनों के पास भारी मशीन गन्स थी और कुछ ही देर में पहली पलटन डाउन हो जाती है। अब मेजर दूसरी पलटन के पास जाकर दुश्मनों का सामना करता है। यहाँ भी दुश्मन भारी गन्स चलाना शुरू कर देता है और मेजर तीसरी पलटन को दुश्मनों की भारी गन न्यूट्रलाइज करने का आदेश देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीसरी पलटन के पास ऐसे हथियार थे जो कुछ असर कर सकते थे, लेकिन सभी मिलकर भी दुश्मनों को पूरी तरह नहीं रोक पाते। धीरे धीरे हमारे बहादुर सोल्जर्स शहीद होते गए और गोलियां भी खत्म होने लगी। अब दुश्मन ऊपर तक पहुंच चुके थे और हमारे वीर उनसे हाथों से लड़ रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सभी जानते थे कि उनका शहीद होना तय है, फिर भी वह दुश्मन के सामने नहीं झुके। तब दुश्मनों का कमांडर मेजर को डाउन करने का आर्डर देता है क्योंकि उसे लगता है कि मेजर गिरते ही बाकी सोल्जर्स रुक जाएंगे। लेकिन जब दुश्मन मेजर पर फायर करता है तो उसके आसपास खड़े अपने ही कई सैनिक भी मारे जाते हैं। जो सोल्जर्स जिंदा बचे होते हैं वो मेजर को कवर देते हैं, वहाँ से दूर ले जाते हैं ताकि मेजर दुश्मनों के कब्जे में ना जाए। रामचंद्र भी उन्हीं के साथ था। वह अपनी आंखों के सामने बहादुरों को निहत्थे लड़ते हुए शहीद होते हुए देख रहा था। रामचंद्र को गन चलाना नहीं आता था, उसने आज तक एक भी सैनिक नहीं मारा था, फिर भी वह मेजर के साथ रहना चाहता था। लेकिन जब मेजर का बचना नामुमकिन था तब मेजर रामचंद्र को चुसुल जाने का आदेश देता है ताकि वहाँ मौजूद सभी पोस्ट को दुश्मनों के आगे की वार्निंग दे सके और उस रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो पूरी कहानी सबको बता सके। पोस्ट पर मौजूद 120 बहादुर भागे नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ना चुना था और यहाँ दुनिया का जानना जरूरी था। रामचंद्र के जाने के बाद दुश्मन एक बार फिर करीब 1000 और सैनिकों के साथ अटैक करता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ चीनी सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई थी। इन 120 बहादुरों ने करीब 1000 दुश्मनों की सेना मार गिराई थी। चुशुल में और भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे और इन्हें हराना चीन की औकात से बाहर था। यही समझकर चीन यहाँ से पीछे हट जाता है और अपने मरे हुए सैनिकों को भी साथ ले जाता है ताकि इस जंग की खबर दुनिया तक ना पहुँचे। 120 बहादुर शहीद हो गए थे, लेकिन उन्हीं की वजह से दुश्मन सेना आगे नहीं बढ़ पाई। रामचंद्र की इस कहानी पर हाई कमांड विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन बर्फबारी की वजह से रेजांगला में सब कुछ बर्फ के नीचे दब चुका था और कोई सबूत मिला ही नहीं। करीब 3 महीने बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो इन सबको 120 बहादुरों के शव मिले। हर सोल्जर अपनी पोस्ट पर शहीद मिला। इसके बाद मेजर शैतान और बाकी सभी शहीदों को पूरी इज्जत और सम्मान दिया गया। इसी के बीच यहाँ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, पर हमारी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि जो लोग बिना नाम बिना पहचान देश के लिए मिट गए उन्हें याद रखना हमारा फ़र्ज है। आज हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि किसी ने बर्फ़ में जाकर देश को जिंदा रखा था। 120 बहादुर कोई नंबर नहीं है, यह 120 जिंदा इतिहास है। अगर आपका भी सीना गर्व से भर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इन वीरों को सलाम दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, अनसुनी और बलिदान से भरी कहानियां जिंदा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहानियां तभी अमर रहती है जब उन्हें सुना जाता है। जय हिंद, जय भारत।